वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। अब हम लोग बात करने वाले आज एक नया सफरनामा स्टार्ट किया हम लोगों ने, जो कि सफरनामा में हम लोग तय करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सफर। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते क्या है, हम लोग को ये पता है कि एक क्वेश्चन होता है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें हमें करना पड़ता है सही आंसर को टिक। तो यही हमारा सफरनामा है, हम लोग को चलना है आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। बट आज हम लोग पढ़ने वाला है बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, जो है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग इसको इजी लैंग्वेज में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट में कौन से वो चीजें जरूरी है जिसके कारण मैनेजमेंट काम कर पाता है, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या क्या चीजों की होनी चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सफरनामा। किससे भैया? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग आते हैं चैप्टर के नाम पे, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या प्रिंसिपल्स होना जरूरी है किसी मैनेजमेंट के लिए और क्या क्या फंक्शंस जरूरी है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। हम लोग चलिए स्टार्ट करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है व्हेन अ सुपर या सुपीरियर या सुपर का मतलब यह हुआ कि जो कोई बड़ा है उसके नीचे बहुत सारे टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, डज नॉट फुलफिल द प्रॉमिस टू रेज द सैलरी वेजेस ऑफ अ वर्कर ऑन अचीवमेंट ऑफ टारगेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी, इट इज अ वायलेशन ऑफ। अगर मान लेते हैं वो ऐसा नहीं करता है, वो बंदा कंटिन्यूअसली लोगों के लिए काम कर रहा है बट उसके लिए कभी भी सोचा नहीं जाता, उसके बोनस के बारे में सोचा नहीं जाता, उसकी एफिशिएंसी को नहीं देखा जाता, तो अब यहां पे ये जो सुपीरियर है, सुपीरियर को मैं नाम दे देता हूं मैनेजर। तो इस मैनेजर के खिलाफ क्या होना चाहिए? मैनेजर ने कौन से रूल को यहां पे ब्रेक किया, यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। भाई प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन में तो ये बात ही नहीं आती, क्यों? क्योंकि रेम्यूनरेशन तो फिक्स रहेगा, बट यहां पे इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को ब्रेक कर रहे हैं। किसको ब्रेक कर रहे हैं सर जी? यहां पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को। तो यहां पे याद रखिएगा, वेजेस में जो भी मिल रहा है वो रेम्यूनरेशन का पार्ट है, या सैलरी जो भी मिल रही है वो रेम्यूनरेशन का पार्ट है। बट यहां पे अगर मान लेते ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हुई उस पर्टिकुलर पर्सन के जो कि बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो यहां पे कौन सा वायलेशन होगा? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। कौन सा होगा सर जी? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है यहां पे? ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट सुपरसीड्स एम्प्लॉयज इंटरेस्ट इज इंडिकेटेड इन द। कहां पे यहां पे समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदे का इंटरेस्ट है वो कैसे शो किया जाए। तो कैसे शो किया जाएगा भैया? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट को दोनों को मिला दिया जाए, या प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप्स, या प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, या प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है ना? तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि दो चीजों को एक साथ मिलाना है। तो दो चीजों को एक साथ मिलाने के लिए क्या ऑप्शन बहुत ज्यादा सही है? तो यहां पे बोल सकते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। मतलब जो सबऑर्डिनेट है उसका इंटरेस्ट और मान लेते हो जो सुपीरियर है उसका इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट के साथ मैच कर देना ही यहां पे क्या कहलाता है भैया? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो सुपरसीड कर सकता है एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के साथ। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी? यहां पे आंसर होना चाहिए आंसर नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अगर बंदों के साथ मिल गया तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इंसिस्ट ऑन। किस पे ये लागू होता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, अथॉरिटी कम होनी चाहिए। अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी साथ साथ में होनी चाहिए। और बोलता है ऑल ऑफ दिस। भैया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। ना तो ये ज्यादा हो सकती है किसी से, ना तो ये कम हो सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव है नहीं, ये दोनों कम ज्यादा की बात कर रहे हैं, ये तो हम लोग एंटरटेन ही नहीं कर सकते। तो बचा क्या सर? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। सो द आंसर इज, आंसर होना चाहिए इसका भैया सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे यहां पे। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज लीड टू वायलेशन ऑफ। ये बोल रहा है कि ट्रांसफर होते रहना और एम्प्लॉयज का जो टर्नओवर है वो कहीं ना कहीं सही ना आना, ये किस चीज का वायलेशन कहलाता है? तो प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप्स है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव या प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल है। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे ये है भाई
कि बार बार बंदे को चेंज कर रहे, तो जाहिर सी बात है उसका जो टर्नओवर है या उसका जो काम करने की प्रोडक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल की बात हो रही है, क्योंकि उसको स्टेबल रखोगे तो ही जाके उसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार आएगा, नहीं रखोगे स्टेबल तो यहाँ पे इसका जो काम है वो प्रॉपरली आपको यहाँ एफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं दिख पाएगा। सो द आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पे 5 बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है। बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, ब्रिंग डाउन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। नेगेटिव बात कर रहे हो भैया यहाँ पे, डज नॉट अफेक्ट ऑन मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इनिशिएटिव की बात हो रही है, इनिशिएटिव करने के लिए आपको लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट करना पड़ेगा, मतलब उसको बूस्ट अप बहुत ज्यादा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी यहाँ पे, बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। 6 बोलता है टेक्निक ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब दिमाग से दिमाग की लड़ाई, किस तरीके से हम लोग किसी को मेंटली बहुत ज्यादा फिट कर सकते हैं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया ये प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं इसमें, क्योंकि यहां बात हो रही है मेंटल रेवोल्यूशन की। तो साइंस नॉट थंब, रूल ऑफ थंब ये भी यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि मेंटल रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो रीजंस की बात करता है। तो आंसर क्या बचता है यहाँ पे, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, क्या होना चाहिए भैया, हार्मनी को डिस्कॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी यहाँ पे, 6 का आंसर होगा ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू फेयल, फेयल के हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन। क्या सारी चीजें सेंट्रलाइज फॉर्म में हो जाए, मतलब सारा काम जो है किसी एक बंदे को दे दिया जाए, मतलब मिस्टर ए को दे दिया जाए। बोलता है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब काम को अलग अलग डिपार्टमेंट को बांट दिया जाए। क्या इस तरीके से काम किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जब जहां जैसे जरूरत पड़ रही है वहां सेंट्रलाइजेशन भी यूज किया जाए और वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन भी यूज किया जाए। क्या, नन ऑफ द अबव। भाई यहां सिस्टम तो यूज करना है, सिर्फ सेंट्रलाइजेशन और सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन यूज नहीं करना है। तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए सर जी, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो आंसर क्या हो गया भैया यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करेंगे यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन। जाहिर सी बात है, कोई भी कंडीशन आती है तो उस हिसाब से हम लोग को रिएक्ट करना पड़ता है। मान लेते हैं कि किसी बंदे ने, गाड़ी वाले ने आगे जा रहा था, उसे ब्रेक मार दिया। अब पता चल रहा है कि हम लोग उसको बिल्कुल फॉलो करते हुए चल रहे, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए हमारे पास। अब ये प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अलर्ट होकर गाड़ी चलाना पड़ेगा। मान लेते हैं उसने एकदम से ब्रेकिंग कर दी, हो सकता है उसके सामने से कोई एनिमल निकल गया हो, या हो सकता है कि कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, उसको दिख नहीं रहा हो प्रॉपर्ली, तो अब क्या होगा भाई। तो ऐसे ही सिचुएशंस के हिसाब से हम लोगों को अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ता है। तो यहां कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है चेंज होता है सिचुएशंस के हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशन, दिस शोज दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, बिहेवियरल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल मतलब इजीली चेंज हो जाए, क्या इंसान के हिसाब से चेंज हो, साइंटिफिक होने चाहिए, या यूनिवर्सल मतलब सब जगह एक जैसे होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रिवेलिंग सिचुएशन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे रूल्स को बहुत क्या होना चाहिए सर जी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी यहाँ पे, आंसर इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोलता है द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट देयर शुड बी गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स फॉर स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मान लेते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतने ब्लॉक हैं, ABCDEFG, हर ब्लॉक पे एक एक बंदा जो है वो अपने आप में सुपरवाइजर है, जो कि क्या करेगा, पूरे प्रॉब्लम्स को देखने का काम करेगा। क्या ऐसा होना यहाँ पे जरूरी है? इक्विटी, इनिशिएटिव, डिसिप्लिन और ऑर्डर, ये सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा भैया कि एक बंदे को अगर हम लोगों ने इतने सारे लोगों को संभालने का काम दिया गया है, मतलब वो लोग समय पे आए, समय पे काम करे और समय पे जाए, ज्यादा काम है तो वो रुक भी जाए। तो ये सब कहाँ पे हो सकता है, जिस इंस्टीट्यूट में क्या मेंटेन किया जाए,
डिसिप्लिन। तो सुपरवाइजर्स को क्यों रखा गया है? टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो द आंसर इज डिसिप्लिन, नॉट इक्विटी, इनिशिएटिव और द ऑर्डर। ओके, तो आंसर क्या होना चाहिए सर यहाँ पे? डिसिप्लिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है भाई? पंचायत in our country have given more power to decide and spend fund granted to them by the government for welfare of the villages। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती है। इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 3 पार्ट होते हैं भैया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी हो गई हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए। तो अब ये बोल रहा है कि जो पंचायत है हमारे यहाँ पे, अब ये बोल रहा है कि पंचायत में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। क्या इक्विटी की बात हो रही है? क्या यहाँ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या एस्पिरिट डी कॉर्प्स की बात हो रही है? तो यहाँ इक्विटी और एस्पिरिट डी कॉर्प्स की बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में हम लोग बात कर सकते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे बोल रहा है पावर को डिसाइड किया जाए कि कहाँ पे इसके फंड को लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। मतलब कि जरूरत के हिसाब से या तो सेंट्रलाइज एक जगह लगा दो या तो अलग अलग जगह आप लगा दो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे सर जी हम लोग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहलाएगा भैया? प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। सो द आंसर इज सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे अब 11 पे क्या बोलता है? नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयल व्हिच व्हेन अप्लाइड वुड मीन दैट द वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट विदाउट अ प्रेजुडिस टुवर्ड्स एनी अदर। मतलब किसी के बोले बिना भी वो एज इट इज अगर एग्जैक्टली काम करता रहे तो इसको कौन से प्रिंसिपल में हम लोग यहाँ पे काउंट करने वाले हैं? तो ये होगा मेंटल रेवोल्यूशन, डिसिप्लिन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय या स्केलर चेन। स्केलर चेन है नहीं, मेंटल रेवोल्यूशन की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे रेम्यूनरेशन मतलब पैसे से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए सर जी? यहाँ पे डिसिप्लिन। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? डिसिप्लिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। The principle of management given by FAOL which aims at preventing overlapping of the activities। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है FAOL का जो कि आपको बचाता है कैसे? ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज से। डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, या यहाँ पे बोलता है ऑर्डर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल है ऑर्डर देना, मतलब किसी जो हमारा सबऑर्डिनेट है उसको क्या देना है? यहाँ पे ऑर्डर देना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए भैया? कि एक किसी बंदे को एक डायरेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे बात हो रही है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। किसकी बात होगी? यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस की। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। आंसर इज करेक्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं। 13 में क्या बोलता है? टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। ये बोल रहा है कि एक तरीका बहुत अच्छा है जिससे आपकी जो एफिशिएंसी है उसको बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। किसके थ्रू हो सकता है भैया? स्टडी और एनालिसिस के थ्रू। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें हम लोग ये सारी बातें एक साथ रख सकते हैं? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं भैया प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे साइंस की कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो ये बोलता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द सिचुएशन इट कैन बी वरी। मतलब चेंज हो सकता है ये टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए सर जी? आंसर इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस क्या होता है? रूल ऑफ थंब के हिसाब से काम नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। The CEO of Radhe Cycle Private Limited, Mr. Kumar, want to get maximum output from the employee। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सामान बना के दे दें, मतलब उसके जो एम्प्लॉय है वो आउटपुट ज्यादा से ज्यादा दे। At competitive cost,
मतलब कम पैसा लगे, मतलब मिनिमम इनपुट लगे और मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। ऑन द अदर हैंड रमाकांत एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वांट टू गेट द मैक्सिमम सैलरी व्हाइल वर्किंग द लीस्ट, काम कम करता है मगर पैसा बहुत ज्यादा चाहता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल बीइंग वायलेटेड बाय रमाकांत इज, कौन सा सिस्टम इसने जो है वायलेट किया है ये आपको बताना है। क्या रेम्यूनरेशन क्या इसने वायलेट किया है, इक्विटी वायलेट करी है, डिसिप्लिन वायलेट करा है, या सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने बात करी है कि ये जनरल इंटरेस्ट मतलब कंपनी के फेवर में, और यहाँ बोल रहा है ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो ये रमाकांत क्या कर रहा है भैया, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आगे रख रहा है और जनरल इंटरेस्ट को क्या कर दे रहा है, पीछे रख दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन कर रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट का। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सर जी, आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय द टेलर। तो ये टेलर ने कौन सा मैनेजमेंट दिया भैया, साइंटिफिक मैनेजमेंट, विच एम्स टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स। आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। मेथड स्टडी में आता है, मोशन स्टडी में आता है, स्टैंडर्डाइजेशन में आता है, या डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में आता है, ठीक है ना। अब यहां बोल रहा है कि इंटरचेंजेबिलिटी हो सकती है किसमें भैया, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स में। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं सर जी, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। उस एरिया का या उस चीज का सामान जो है, प्रोडक्ट जो है, गुड्स जो है, सर्विसेज जो है, उसको क्या कर दिया जाएगा, इंटरचेंज कर दिया जाएगा। तो ये क्या होगा भैया, स्टैंडर्डाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे, स्टैंडर्डाइजेशन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आते हैं। 16 में क्या बोलता है, टेलर प्रपोज्ड 8 स्पेशलिस्ट फ्रॉम whom each worker will have to take orders from as part of the technique of functions foremanship specified by him। अलग अलग फोरमैनशिप में 8 फंक्शंस दिए गए हैं, वो यहां ऑप्ट करने की बात कर रहा है। Those with technical mastery, intelligence and grit may be given dash work, those with energy and good हेल्थ में बी असाइन डैश वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो बोल रहा है गिवन डैश वर्क कैसे देना चाहिए उसको काम, और बोल रहा है असाइन कैसे होना चाहिए। तो इसके हिसाब से एग्जीक्यूशन प्लानिंग, प्लानिंग एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन प्रोडक्शन। तो ये तो है नहीं भाई, ठीक है। अब बचे हमारे पास दो, प्लानिंग एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूशन प्लानिंग। तो पहले क्या होता है भैया, किसी भी काम को करने के पहले हम लोग हमेशा प्लान करते हैं, उसके बाद ही उसको क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए सर जी, 16 का आंसर है गिवन प्लानिंग वर्क और उसके बाद असाइन द एग्जीक्यूशन वर्क। तो पहले प्लान करना है, उसके बाद ही किसी चीज को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। गैंग प्लान परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन, गैंग प्लान क्या बताता है, डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। एम्प्लॉयज वर्किंग एट द सेम लेवल, एनी एम्प्लॉयज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल, भैया इररेस्पेक्टिव तो हो ही नहीं सकता ना, हर किसी से कैसे बात करोगे। एम्प्लॉयज ऑफ सेम डिपार्टमेंट ओनली, ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस है नहीं। बचा क्या हमारे पास, एम्प्लॉयज वर्किंग एट द सेम लेवल, मतलब ए सी से, बी से, डी से, ई से सबसे बात कर सकता है। ओके चलिए, तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी, इसका आंसर इज ए। आंसर क्या होगा भैया इसका, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आते हैं। 18 बोलता है द प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम। ठीक है, रूल्स बहुत सारे बने हुए हैं, बट क्या यहाँ पे हर चीज एज इट इज इंप्लीमेंट कर दी जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। दिस इज सो बिकॉज, ऐसा क्यों नहीं होता, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैज टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन जो भी प्रिंसिपल्स के जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जानी चाहिए। रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक एंड आर अ रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर। ये बोल रहा है कि रियल बिजनेस सिचुएशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है और इसके रिजल्ट जो है अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये बोलता है प्रिंसिपल्स are like different tools serving different purposes. The manager has to decide which tool to use under what circumstances. All of the above. ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है भैया गाइडलाइंस की।
और उसमें एक्शन भी लेना, बट ये बोल रहा है कि रेडीमेड नहीं मिलता। तो ये सही बोल रहा है कि जो रियल बिजनेस होता है इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है और डायनामिक होती है, इसके रिजल्ट जो है वो अलग अलग तरीके के फैक्टर से यहाँ पे आ सकते हैं। सो द आंसर इज बी, रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक एंड आर रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स के कारण ये वाली जो चीजें हैं वो हमेशा एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती। A worker directly contact the CEO of the company। अब वर्कर मान लेते हैं एकदम लोअर लेवल पे है, CEO यहां पे बैठा हुआ है, with a complaint regarding working condition in the factory, which of the following principle being violated here। कौन सा प्रिंसिपल जो है यहाँ पे वायलेट किया जा रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन, स्केलर चेन या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। भैया डायरेक्शन तो दिया नहीं ना, कमांड किया यहाँ पे। अब दो चीज बच रही है, डिसिप्लिन, उसने बदतमीजी तो करी नहीं, तो डिसिप्लिन की बात भी नहीं हुई, तो फिर क्या यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो है भैया स्केलर चेन। क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे, स्केलर चेन। सो द आंसर इज स्केलर चेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोलता है द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस आर कंसिडर्ड टू बी डैश इन नेचर। फिक्स रूरल लैंड होल्डिंग एट द एग्जिस्टिंग लेवल, रिजिड, क्रिएटिव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होना चाहिए भैया, द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंसेस आर कंसिडर्ड टू बी डैश्ड। अब भाई प्योर साइंसेस है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो, क्या पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, कुछ ना कुछ रूल्स को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। और फिक्स के लिए एक और वर्ड यूज होता है भैया, रिजिड। क्या होता है, रिजिड। सो द आंसर इज रिजिड इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा यहाँ पे भैया, रिजिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आता है 21 पे। 21 बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट बिहेवियरल, एब्सोल्यूट, यूनिवर्सल और फ्लेक्सिबल। क्या नहीं होना चाहिए, तो कभी भी ये रूल जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी, इसका एब्सोल्यूट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है, रेडीमेड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, जनरल गाइडलाइंस, मेथड एंड प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है, तो आपको भैया चीजें समझाता है बड़ी इजी लैंग्वेज में। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस। क्या बोलते हैं, जनरल गाइडलाइंस। ओके, चलिए जनरल गाइडलाइंस। और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होना चाहिए इसका, रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या होना चाहिए आंसर इसका, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आंसर क्या होगा सर जी यहाँ पे इसका, रूल्स एंड रेगुलेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस भी मान सकते हैं, मगर जनरल गाइडलाइंस तो बहुत नॉर्मल हो गई, सभी के लिए हो जाएगी यहाँ पे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है यहाँ पे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिफर्स फ्रॉम प्योर साइंस प्रिंसिपल्स बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो डिफर करते हैं प्योर साइंस से। क्यों, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जाता है वेग, सिचुएशन बाउंड होते हैं, रिजिड होते हैं या इजी टू लर्न होते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन बाउंड होते हैं जनरली प्योर साइंस के प्रिंसिपल, इसीलिए इसको क्या माना जाता है भैया कि ये प्योर साइंस से थोड़ा सा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे यहाँ पे। चलिए तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दीज रिजल्ट्स इन, क्या रिजल्ट देते हैं, टेकिंग इनिशिएटिव, अडॉप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा बताता है मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। ज्यादा से ज्यादा आप आउटपुट कैसे दे सकते हो, तो वो दे सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से। कैसे दे सकते हो सर जी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है ही नहीं, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं लगता। फंक्शनल फोरमैनशिप, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो इसमें फंक्शनल फोरमैनशिप जो है इसमें इंप्लाय नहीं होता। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका सर जी, फंक्शनल फोरमैनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट
वे टू परफॉर्म टास्क। बोल रहा है मैनेजमेंट को एक बहुत सही तरीका चाहिए किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। विच टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। कौन सी टेक्निक की यहाँ पे बात करी गई है? टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, या तो यहाँ पे बोल रहा है मोशन स्टडी। तो बोल रहा है किसी एक टास्क को परफॉर्म करना है तो कौन सा तरीका, तरीके का मतलब ही होता है मेथड। तो यहाँ मेथड दिया हुआ है क्या? हाँ सर जी दिया हुआ है। मेथड स्टडी यहाँ पे यूज करेगा, क्यों? क्योंकि तरीके की बात यहाँ पे की गई है। चलिए आंसर हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है यूनिटी ऑफ कमांड? सुपीरियर टू, सुपीरियर टू कहां जाएगा भैया? लोअर में उसके जो भी काम कर रहे होंगे एम्प्लॉइज वो, सुपरवाइजर के नीचे जितना एम्प्लॉय कर रहे होंगे वो। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, मैनेजमेंट एंड वर्कर, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। प्लांट एक्शन की बात नहीं हो रही, कॉपरेशन अमंग एम्प्लॉइज, क्या एम्प्लॉइज को कॉपरेट करके रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। बट यूनिटी ऑफ कमांड की भी तो बात कर रहा है, कमांड भी तो देना है। तो कमांड हमेशा सुपीरियर देते हैं सबऑर्डिनेट्स को। किसको देते हैं? सुपीरियर देते हैं सबऑर्डिनेट्स को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, गैंग प्लान इज रिलेटेड टू, गैंग प्लान जो है वो किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन से, मोटिवेशन से, सुपरविजन ऑफ वर्कर से, या इंसेंटिव्स टू द वर्कर से? तो ये तो भाई पैसे की बात हो गई, सुपरविजन मतलब देखने की बात हो गई, डिसिप्लिन हो गया, मोटिवेशन मोटिवेट करने की बात होगी। मगर गैंग प्लान किससे रिलेटेड होता है? तो वो होता है सर जी यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड। किससे होता है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 पे पहुंच चुके हैं। बोलता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल वेयर एज डैश प्रिंसिपल्स आर रिजिड, मतलब फिक्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, बट कुछ प्रिंसिपल जो है क्या होने चाहिए? रिजिड होने चाहिए। प्योर साइंस के, एम्प्लॉयमेंट के, साइंटिफिक मैनेजमेंट या आर्ट के? आर्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, एम्प्लॉयमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका सर जी? प्योर साइंस में यहाँ रिजिडनेस होती है। क्या होती है? प्योर साइंस में यहाँ पे रिजिडनेस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सफरनामा का। ठीक है, तो सफरनामा में हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन पे। डैश डिनोट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल। तो क्या है जो डिनोट करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल? डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन या डेलीगेशन? अभी मैंने कहा था कि सारी चीजें अगर बीच से ऑपरेट होगी तो इसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रलाइजेशन। तो यहां पे भी तो ये बोल रहा है कि डैश डिनोट्स, वो कौन सी चीज है जो बताती है कि सारी जो भी चीजें है वो कहां पे है? एक जगह इकट्ठी है। तो उसको बोलते हैं हम लोग सर जी सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू का सफरनामा पूरा खत्म होता है। और ऐसे ही और बहुत शानदार और जानदार वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये सारी चीजें मिलने वाली है आपको FOC फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।